वेलकम टू सिविल सर्विस एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज से। यूपीएससी का दूसरा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अवेयर हैं, प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जो प्रीलिम्स के वीडियो हों वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके पहले तक 15 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। क्या है? पॉलिटी सेगमेंट का क्वेश्चन है। क्या है? प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। पहला क्या है? इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा क्या है? यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको बताते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में, ठीक है। इस समिति की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी 1921 में, ठीक है। कब हुई थी? 1921 में। स्थायी एक वित्तीय समिति है, ठीक है, उससे संबंधित है। स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जो प्राक्कलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? ये जो वित्त मंत्री थे कौन था? जॉन मथाई, ठीक है। कब हुआ था? सबसे पहले 1950 में प्राक्कलन समिति की सिफारिश किसके द्वारा की? किस समिति के द्वारा? जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे की गई थी, ठीक है। मूल रूप से इसमें कितने सदस्य होते थे उस समय? 25 सदस्य होते थे, ठीक है। मूल रूप से अगर बात की जाए तो उसमें 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई? 30 कर दी गई, ठीक है। ये आपको मोटे तौर पे प्राक्कलन समिति के बारे में दिखाने के लिए बता दिया। अब इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सही होता है इसमें। क्या पहला? इसमें केवल लोकसभा से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, तो ये सही है। इसमें जो लोकसभा से टोटल कितने मेंबर होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके पहले सदस्य संख्या 25 थी, जैसा मैंने आपको बताया। 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के 30 कर दी गई है, ठीक है। और इसके जो 30 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, मतलब निचले सदन से होते हैं, ठीक है। इसका पहला वाला सही है। दूसरा डिकोड करेंगे। दूसरा क्या कहता है? यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है, तो ये दूसरा वाला भी सही है। इसमें पूछा है कौन सा या कितने सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, राज्य सरकार के अधीन, मतलब राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगम और कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त है। तो ये पहला वाला जो होता है वो गलत होगा। क्यों गलत होता? किसी राज्य के भीतर, ठीक है, स्थानीय जो प्राधिकरण है उनकी संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दी जाती। इसी तरह किसी राज्य के स्वामित्व वाले निगम और कंपनियों की संपत्ति तथा आय पर केंद्र द्वारा जो होता है वो कर लगाया जाता है, ठीक है, वो कराधान से मुक्त नहीं होता, इसलिए पहला गलत होगा। दूसरा देखेंगे, किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां राज्य कराधान के अधीन होती है। इस जो ऑप्शन है इसका मतलब है किसी राज्य के भीतर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो राज्य कराधान के अधीन होती है, तो ये भी गलत होगा। क्योंकि अगर संपत्ति की बात करें तो संपत्ति शब्द में आता है, क्वेश्चन होता है जैसे भूमि, ठीक है। संपत्ति शब्द में भूमि आ गया, भवन आ गया, धन आ गया, शेयर आ गया, ऋण आ गया, ये सब सारी चीजें जो होती है वो संपत्ति शब्द के अंतर्गत आती है, ठीक है। इस पहला वाला तो गलत होगा। दूसरा वाला अगर देखें तो दूसरा वाला भी गलत होगा। सभी जो संपत्तियां होती है, केंद्र सरकार की सभी संपत्तियां वो राज्य कराधान के अधीन नहीं होती, ठीक है। दूसरा वाला भी गलत है। इसमें पूछा है कौन से सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन है। इन कथन को डिकोड करने से पहले हम आपको अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताते चले। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। किस लिए कर सकता है? केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना को बंद राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति ऐसी परिषद की भी स्थापना कर सकते हैं यदि उन्हें कभी ऐसा लगे कि इसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखिएगा, जो मेन है वो अनुच्छेद आपका 263 है और किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी स्थापना की जा सकती है। अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन दिया गया है, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय
केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। तो ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों सही नहीं होगा? यह परिषद जो होती है अंतर्राज्यीय, केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधों से संबंधित मुद्दों पर एक अनुशंसनात्मक निकाय है। ठीक है, मतलब यह अनुशंसा कर सकती है, ना कि इसके निर्णय जो होते हैं केंद्र और राज्यों पे कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। इसलिए पहला वाला जो कथन होगा वो गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे क्या है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है। किसकी अध्यक्षता में? ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। इसे 1996 में, कब, 1996 में परिषद के विचारार्थ विषयों पर सतत परामर्श और संसाधन के लिए स्थापित किया गया था, न कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला जो होगा ये भी गलत होगा। अगर अध्यक्ष की बात की जाए, प्रॉपर अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है गृह मंत्री। ठीक है, मतलब ये सेंट्रल लेवल पे होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है गृह मंत्री। इसमें 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके अलावा 9 मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, 9 मुख्यमंत्री और 5 जो होते हैं वो केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करता है, न कि प्रधानमंत्री। दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा देखेंगे, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी गलत है। कम से कम 2 बार नहीं, इस परिषद की जो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक होती है वर्ष में 3 बार होती है, मतलब 4 महीने पे 1 बार। ठीक है, चतुर्मास पे 1 बार होती है, मतलब वर्ष में कम से कम 3 बार अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है वो होती है। अब इसको संक्षेप में हम देखेंगे। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिषद द्वारा लिए गए निर्णय केंद्र और राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, ये सलाहकारी होते हैं। ठीक है, सलाहकारी होते हैं। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक स्थायी समिति विद्यमान है, तो ये गलत है, प्रधानमंत्री नहीं, इसमें गृह मंत्री होगा, होम मिनिस्टर। उसके अलावा तीसरा क्या है, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना आवश्यक है, तो ये भी गलत होगा, वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक करना आवश्यक है। इस हिसाब से देखें तो तीनों गलत है। इसमें पूछा है कितने सही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का लक्ष्य जो है 2030 तक संपूर्ण भारत में 100 Mbps की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये पहला वाला जो होता है वो सही होता है। क्या है, संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन यानी ANBM 2.0 और संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है संपूर्ण भारत में दूर संचार पहुंच, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो स्पीड की बात की गई ये सही है। 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है, 100 Mbps की न्यूनतम ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित किया गया है। दूसरा क्या है, इस मिशन का क्रियान्वयन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो दूसरा वाला भी सही। ठीक है, संचार मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2030 शुरू किया गया। इसके अलावा भी इसके साथ क्या किया गया था, संचार साथी मोबाइल ऐप। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला कुछ क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला क्या है, न तो ये प्रथमतः मतलब पहले मतदान के हकदार है, और न ही जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो निर्णायक मत के हकदार है। ठीक है, पहला वाला जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, क्यों गलत होता है, अनुच्छेद 181 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी होते हैं वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते यदि उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ठीक है, यदि उन्हें निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन है तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, उन्हें सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रस्ताव या किसी अन्य मामले पर केवल प्रथम बार में ही मत देने का अधिकार है, मतलब पहली बार में ही मत देने का अधिकार है, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब पहला वाला जो होता है वो गलत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है दोनों पद। ठीक है, मतलब दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगर दूसरे की बात की जाए तो अनुच्छेद 180 के अनुसार, ठीक है, अगर अध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तो विधानसभा के ऐसे सदस्य द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा
जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। ठीक है, इसलिए जो कथन है वो दूसरा वाला, सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा वाला कथन गलत होता है। ठीक है, दूसरा वाला कथन जो होता है वो गलत होता है। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा। ठीक है, इसमें किसके लिए किया गया है? इसमें किया गया है कि अगर दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो उस स्थिति में राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जबकि अनुच्छेद 180 के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला हम देखेंगे तो दूसरा गलत होता है। तीसरा वाला देखें, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, इसको डिकोड करेंगे तो अगर देखें क्वेश्चन को, तो अध्यक्ष जो होता है अपना, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, ये सही है। जबकि अध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को नहीं सौंपता, जबकि ये किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसलिए तीसरा वाला जो होगा वो भी गलत होगा। इसमें पूछा है कितने सही हैं, तो इसमें एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है? स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर स्वामित्व योजना की बात की जाए तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, कब? 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ये हो गया। और किसकी अध्यक्षता में, मतलब इसको किसने लिखा था? प्रधानमंत्री के द्वारा इसको संचालित किया गया था। अब स्वामित्व योजना के द्वारा अगर बात किया जाए तो संपत्ति के जो मालिक हैं, मतलब 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, मतलब बांटे जा चुके हैं। ठीक है, अब इसी संदर्भ में हम क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। क्या है इसका उद्देश्य? ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित करना है। अगर पहला देखें तो पहला जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा क्या है? यह योजना, इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से किया जाता है, तो दूसरा गलत है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? हमने आपको अभी बताया, यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त प्रयासों से क्रियान्वित की जाती है। ठीक है, जबकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित नहीं की जा सकती। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। उसके द्वारा वे इसको फिर राज्य राजस्व विभाग, ठीक, फिर राज्य पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इन सबके संयुक्त प्रयास से संचालित किया जाता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको सहयोग नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए इसमें जो होगा सही आंसर, इसमें केवल पहला वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा वाला गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थिति या स्थितियों में राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? पहला है, यदि उसे अनुचित, मतलब अनडिस्चार्ज, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी उस सदस्य को अयोग्य घोषित ठहराया जा सकता है, मतलब पहला वाला सही है। दूसरा देखें, यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत यानी चित्त विकृत घोषित कर दिया गया है, ठीक है, मतलब पागल, तो ऐसे कंडीशन में भी उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, दूसरा सही है। तीसरा देखें, यदि उसे 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया। 10वीं अनुसूची मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 10वीं अनुसूची कहता है दल बदल। ठीक है, दल बदल के जो प्रावधान है इसके तहत अगर वो सदस्य अयोग्य है तो भी ऐसे कंडीशन में उस सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन से हैं? यदि वह संघ राज्य या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, मंत्री या राज्य विधानमंडल द्वारा छूट जो किसी अन्य पद के अतिरिक्त है, तब भी वो अयोग्य ठहराया जाएगा। इसके अलावा यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, तब भी वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके अलावा यदि वह संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब संसद जो है ऐसी कोई विधि बनाए जिस पे वो सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो भी वह सदस्यता से अयोग्य हो सकता है। ठीक है, इसमें पूछा है कितने सही हैं, मतलब कुट का प्रयोग सही चुनना है तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1 2 3 तीनों सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है, अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो ये सही है।
ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संसद के जो कार्यकाल हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से हटके संसद के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल इस समय वर्तमान में 5 वर्ष है। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है 72वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, सॉरी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन कौन सा, 1972 का था। ठीक है। 1972 के संसद के जो सदस्य थे उनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई और इसकी सदस्यता कर दी गई 6 वर्ष। ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी सदस्यता को फिर से वर्तमान में 5 वर्ष किया गया था। ठीक है। उसी संदर्भ में आप इसको बताते चल रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 74वें संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है 1992 का है। इसके तहत प्रत्येक नगर पालिका के लिए जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष का निर्धारित किया गया है, 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। पहला वाला सही है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा अगर देखें तो दूसरा कह रहा है विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि तक का ही कार्य करती है। मान लीजिए कोई नगर पालिका का जो कार्यकाल है, चुनाव हो गया 5 वर्ष, उसका 2 वर्ष में विघटन हो गया। ठीक है। तो जो नई नगर पालिका के लिए बैठेगी वो 5 वर्ष नहीं बनेगी, बल्कि वो 5 - 2 = 3 वर्ष तक वो कार्य करेगी। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसमें पूछा है कितने या कौन से सही है, तो उसका जो ऑप्शन सी है वो सही होगा आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। ठीक है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जा सकता है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय के लिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे न्यायालय जो रिट, ठीक है, WRIT, रिट का अधिकार रखते हैं उनको अभिलेख का अधिकार होता है। ठीक है। अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं, न कि जिला न्यायाधीश। क्या है पहला, किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई विधिवेत्ता है, विधिवेत्ता मतलब एडवोकेट है जो विधि का अच्छा खासा जानकार है, ऐसे कंडीशन में भी उसको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अलावा कुछ योग्यताएं होनी चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। पहला क्या है, वह भारत का नागरिक हो। जो सबसे पहली जो योग्यता है वो नागरिकता की है। ठीक है। न्यायाधीश बनने के लिए पहली जो योग्यता है वो नागरिक होने के लिए है। दूसरा क्या है, दूसरा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्षों तक का, कितने, 10 वर्षों तक का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। मतलब वो 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पे कार्य कर चुका हो। उसके अलावा उसे किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक है। मतलब हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक एडवोकेट के रूप में वो कार्य कर चुका हो। उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है संविधान ने उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। ठीक है। मतलब इसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, एज की बाउंडेशन नहीं। ठीक है। तो जो मेन कहने का मतलब था, जो पहला वाला ऑप्शन है वो गलत होता है। ठीक है। किसी विधिवेत्ता को हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। पहला वाला जो कथन है, सॉरी, पहला वाला कथन सही होगा कि अगर आप विधिवेत्ता हैं, अच्छे विधिवेत्ता हैं, फिर भी ऐसे कंडीशन में इसमें नॉट डिटेक्ट ऑलरेडी दिया है कि आपको न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। दूसरा वाला कथन क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो दूसरा वाला देखें तो संविधान ने, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। यद्यपि इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है संविधान के द्वारा। क्या किया गया था, यदि वह 62 वर्ष यानी 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद पर बने रह सकते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति को पद लिखकर अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं। उसके अलावा संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है, जिसके ये प्रक्रिया क्या होती है, महाभियोग की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब उनका स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में हो जाता है या उन्हें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है, तब भी वो अपना पद छोड़ देते हैं। ठीक है। तो जो दूसरा वाला कथन है ये गलत होगा। ठीक है। क्योंकि जो उसमें कार्यकाल की बात की गई है, संविधान के द्वारा ऐसे कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। बस ध्यान रखिएगा 62 वर्ष तक का आयु की एक बाउंडेशन बनाई गई है, न कि उनको 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। ये कार्यकाल की बात होती है। तो कार्यकाल संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि ये किया गया कि आप 62 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा वाला गलत होगा। तीसरा वाला अगर देखें तो न्यायाधीश जो होते हैं राज्य के राज्यपाल के समक्ष
शपथ अथवा प्रतिज्ञान लेते हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात नहीं की जाए, पहला सवाल, हाई कोर्ट के जज होते हैं वो राज्य के राज्यपाल के समक्ष अपना पद या प्रतिष्ठान जो होता है वो लेते हैं। ठीक है, अपना पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है, उस पर हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा या कितने सही हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, केवल 1 और 3, जबकि 2 गलत है। कार्यकाल की बात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में नहीं की गई। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।